ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में अब बात करेंगे मरकज़ी सरकार के उस रिपोर्ट के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन को लेकर आया है और कितनी परसेंटेज मरकज़ी सरकार की जानिब से बताई गई कि 18 से लेकर 50 साल की उम्र तक के ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से भी इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन के मुतल्लिक आई है तहफ़्फ़ुज़ देने का मामला जो है एक बार फिर वो ऐवान के अंदर गूंजा है और ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद के मामलात हों या जिनसी तशद्दुद का जो शिकार ख़वातीन है उनकी कुल तादाद सरकार के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 12% के आसपास हैं। सरकार की आदाद-ओ-शुमार है और 18 साल से 49 साल का जो एज ग्रुप है यानी इस उम्र के बीच की जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा घरेलू मामलात के बीच फंसी हैं, वो इसका शिकार सबसे ज़्यादा अजियत उन्हें पहुँचाई गई है। सरकार का ये मानना है कि 10% के आसपास ख़वातीन हैं 18 से 49 के बीच में जो फिज़िकल वायलेंस या इससे जो 3% के आसपास ख़वातीन हैं उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिपोर्ट में सरकार के आई है। दूसरी बात ये जहाँ तक ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का जिक्र है तो सरकार की तरफ से ये भी कल जवाब में कहा गया ऐवान के अंदर कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत भी उन ख़वातीन को जो पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखती हैं अगर किसी वजह से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको दूर करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए और मुआशरे में बाख्तियार बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम तो किए जा रहे हैं। लेकिन मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों का अपनी जगह हवाला, मगर दूसरी तरफ एक तशवीशनाक मामला जिसका सरकार ने खुद माना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी सवालात हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इसी खबर पर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला काफ़ी हसास माना जाएगा, इसलिए चूँकि बड़े पैमाने पर सरकार की स्कीमें अपनी जगह चलती हैं लेकिन जो स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी है उस हिसाब से भी देखें तो लगातार इस तरह की प्लानिंग रही है कि कम से कम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुआशरे के अंदर सरकार की तंजीमें हों, गैर सरकारी तंजीमें हों, वो इक़दाम अपने सतह पर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 12 से 13% ख़वातीन को आज के वक्त में भी घरेलू तशद्दुद या जिनसी ज़्यादतियों का शिकार बनाया जाता हो तो ऐसे में मामला शायद इंतहाई तशवीशनाक है। देखिए आपसे बिल्कुल रिपोर्ट गवर्नमेंट का आया है और गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अंदर जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया इशफाक आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, टेक्निकल खराबी की वजह से इशफाक गौहर से हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करने की, क्योंकि उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सरकार ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि जो तशद्दुद के शिकार ख़वातीन हैं उनकी तादाद जो है 12% बताई गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे घरेलू तशद्दुद के हवाले से, जहाँ मरकज़ी सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीम मुतारिफ़ किए हैं इस हवाले से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी शक्ति का नारा दिया गया है। लेकिन उस बीच अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी ख़वातीन और इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जानकारी प्रोग्रामों का यानी अवेयरनेस चलाने की बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। इशफाक, जिस तरीके से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की जा रही थी और मरकज़ी सरकार के स्कीमों की बात की जा रही थी, लेकिन खुद जब सरकार इस बात का एतराफ़ करेगी कि कहीं ना कहीं इतनी परसेंटेज ख़वातीन की है जो घरेलू ज़्यादती या जिनसी ज़्यादती का शिकार हो चुकी है, तो उस समय पर क्या आपको लग रहा है कि जिन स्कीमों को मुतारिफ़ किया गया है वो स्कीमें बराबर ज़मीन पर अमलाई जा रही है? देखिए, स्कीमें जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है उन स्कीमों का ताल्लुक होता है कि उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। और बाइख्तियार का मतलब है कि उन्हें फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली साउंड बनाया जाए ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। लेकिन जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सरकार की तरफ से सामने रखी गई है और जिस तरीके के आदाद-ओ-शुमार इसमें आए हैं कि 18 साल से 45-48 साल तक की उम्र के दरमियान में कितनी फीसदी आबादी को जिनसी तशद्दुद यानी कभी उन्हें मारा
گیا ہے, کبھی ان کے ہاتھوں کو موڑا گیا ہے, کبھی ان کے تھپڑ رسید کیے گئے ہیں, یا فزیکل اسالٹس ہوئے ہیں, ان کی آبروؤں کو لوٹنے کی کوششیں کی گئی ہیں. جب آپ اس پورے ڈاٹا کو دیکھیں گے تو ضرور یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم آج کے دن اس معاشرے کا حصہ آہستہ آہستہ کا بن رہے ہیں جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہماری خواتین جو گھروں کے اندر ہے یا ورکنگ کلاس کے اندر ہے وہ 100% محفوظ نہیں رہ پائی ہیں. اور یہ جتنے بھی ریکارڈز کو کھنگالا جا رہا ہے, یہ ریکارڈ یہ صاف کر رہے ہیں کہ اس میں 100% لوگ جو ہیں جن کے اوپر شکایتیں درج ہوئی, یا تو وہ خاوند ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہے, یا خاوند ہے ان کا, یا ان کی ساس یا ان کے ریلیٹیوز ہے. تو یہ جو ابھی معاشرہ بن رہا ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہی وہ ساری باتیں جو ہے, چاہے وہ اکنامیکل آزادی کی آپ بات کریں, سیاسی آزادی کی بات کریں, تب وہ آ سکتی ہے. پہلے جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے گھروں کا, چاہے وہ شہر کے اندر ہے یا گاؤں دیہات کے اندر, اب یہ بھی دیکھ لیجئے, یہ 12% آبادی کی رپورٹ صرف آئی ہے, 100 میں سے 12 لوگ جو ہے وہ کورٹ تک یا تھانوں تک پہنچے. بہت سارے ایسے جو جاتے نہیں ہیں, اس وجہ سے نہیں جاتے, یار اب ہمارا خاندان بڑا ہے, اب میں جاؤں گی تو پھر میرا نام آئے گا, پھر پریشانی ہوگی, یا جن کے گھر والے خود بعد میں یہ کہتے کہ آپ نہیں جائیے. تو کہیں نہ کہیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اسکیمیں آپ لائیں نہ لائیں, جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک. اشفاق, اکثر سرکار کے آنکڑوں یا اعداد و شمار پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ سرکار صحیح آنکڑے, صحیح اعداد و شمار منظر عام پر نہیں لاتی ہے, لیکن اس بار اگر ہم بات کریں گے تو سرکار کی جانب سے جو 12%, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت تک یا پولیس اسٹیشن تک پہنچے ہیں, جب سرکار اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, تو اگر ہم سماج کی بات کریں گے اور سماج میں رہ رہے لوگوں کی بات کریں گے, ان پہ کیا کچھ اب ذمہ داری بنتی ہے, اور سرکار کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے اویئرنیس کمپین کرنے کی, تاکہ ان خواتین کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں علمیت ہو؟ بالکل جی امین, 2 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ اس میں. ایک, جو ہماری رضاکار تنظیمیں ہیں, NGOs جنہیں ہم کہتے ہیں, جو سرکار سے فنڈ بھی لیتے ہیں یا رضاکارانہ طور پر کام بھی کرتے ہیں, ان کا ایک بڑا رول بنتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پر جا کر سروے کرے. اگر ہمیں یہ شک لگتا ہے کہ سرکار کا ڈاٹا فج ہے, اس میں جی پوری طریقے سے جانکاری نہیں ہے, تو جتنی NGOs, درجنوں NGOs یہاں جموں کشمیر کے اندر کام کر رہی ہیں, انہیں گراؤنڈ پر آ کر سروے کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس وہ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا وومن کمیشن ہے یا دیگر جو ہمارے خواتین کے کمیشن یہاں پر تھے, چاہے سینٹر کے تھے, اسٹیٹ کے تھے, وہ آج کے دن میں سارے ڈیفنگ ہے. ان کو فنکشنل بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, تاکہ ایک رسائی ہو. آپ ایک لڑکی کو تھانے تک تو لے جا سکتے ہیں, یعنی تھانے تک وہ اپنی فریاد لگا سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھانے نہیں جانا چاہتی تھی, وومن کمیشن کے اندر اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتی جو نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آج کے دن جب اتنی پرسنٹیج ہماری آ رہی ہے کہ 100 میں سے 12 خواتین ایسی ہیں جن پر اس طریقے کی پریشانیاں ہیں, تو کمیشن کا فنکشنل بننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی کی ہے. جو بھی اپنی فیملی کا ہیڈ ہے, اسے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں جو بیٹی آئی ہے بیاہ کے, اس کی بھی وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, اور جب اس کی بیٹی کسی کے گھر جائے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو. اس لیے اگر یہ میرے کانسیپٹ میں آئے کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے, بہن ہے, بھتیجی ہے, تو شاید اس طریقے کے جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے کی رپورٹ ہے, یہ اس میں کمی آ سکتی ہے. اول تو اس پر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, جو اسپرچول لیڈرز ہے, جس بھی مذہب سے وہ بلانگ کرتے, چاہے وہ مسلمان کے اسپرچول لیڈرز ہو, ہندوؤں کے اسپرچول لیڈرز ہو, اور دیگر لوگ ہو, انہیں بھی یونیفارمٹی کے تحت آگے آنا پڑے گا اور اپنی اپنی لائن کو ٹو کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے اویئرنیس کا. اور یہ اویئرنیس آپ نے صرف مہیلاؤں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں ہے, اس اویئرنیس کو آپ نے سوسائٹی میں لینا پڑے گا, اور صرف ایلیٹ کلاس کو نہیں بلکہ ڈاؤن ٹو ارتھ جو بڑی فیملیاں ہیں ان تک لینا پڑے گا, تاکہ اس طریقے کی وارداتیں نہ ہو. اور یہ نہ ہونے کی بڑی وجہ تبھی وہ بن سکتی ہے جب یہ ساری پہیں ایک. بالکل. چلیے اشفاق گوہر, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر, جو کہ اس پر بات کر رہے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ معاشرے پر بھی اب ذمہ داری ہے. جب سرکار خود اعتراف کر رہی ہے تو اسپریچول لیڈر جو ہے, یعنی جو مذہبی علماء جو ہوتے ہیں, ان پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور خاص کر اگر ہم بات کریں گے تو یہ ذمہ داری گھر سے ہی شروع ہوتی ہے, اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خواتین کے اختیارات کیا ہے, ان کے حقوق کیا ہے, اس کو پامال نہ کیا جائے. لیکن فی الحال بڑھتے ہیں پروگرام میں اگلی خبر کی اور اگلی خبر جو ہے وہ جموں کشمیر انتظامیہ کے حوالے سے اب بات کریں گے, اور جموں کشمیر انتظامیہ کے
حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکمنامہ ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فرمان ایسا ہوتا ہے جو جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ اب کی بار ایک بار پھر جموں کشمیر کے اندر سرکاری ملازمین جو ہے ان کے حوالے سے ایک اور حکمنامہ جاری کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی طرف سے اب اس سے پہلے 2 درجن سے زائد ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے، لیکن ملک یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، اس طرح کے الزامات لگنے کے بعد ان کی نوکری گئی۔ وہیں ایک اور فرمان جموں کشمیر کی سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا، تمام سرکاری ملازمین سے جو ان کی جائیداد ہے اس کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملک دشمن سرگرمیوں میں جو ملوث ملازمین ہیں ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے مانا جا رہا کہ یہ قدم ایل جی انتظامیہ کا کافی ضروری ہے، یا ایل جی انتظامیہ کی طرف سے اس کے پیش نظر ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ جب کچھ دن پہلے سید صلاح الدین کے 2 بیٹوں سمیت کل ملا کر 11 لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی تو اس کے بعد ایک اور حکمنامہ صرف 2 ہفتوں کے اندر ہی، اور سرکاری ملازمین جتنے بھی جموں کشمیر کے اندر ہیں ان کو اپنی پراپرٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ بالکل، اس خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سری نگر سے ہمارے سینئر ساتھی سید تجمل بھی جڑ چکے ہیں۔ سید تجمل، اگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی، جموں کشمیر انتظامیہ کی، اور جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے جو سرکاری ملازمین کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سوشل میڈیا یا دوسرے پلیٹ فارم پر جو سرکاری ملازمین ملک دشمن یا ملک مخالف کارروائیوں میں شامل ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور کارروائی پھر شروع بھی کی گئی، لیکن اب باضابطہ طور پر ایک اور حکمنامہ جاری کیا گیا جس میں سرکاری ملازمین کو ان کے جائیداد کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کرنے ہوں گے۔ اس حکمنامے میں مزید کیا کچھ ہے؟ ساحل صاحب، آصف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جموں کشمیر میں جب عوامی سرکار ہوا کرتی تھی تو ایسما ایک قانون لایا گیا تھا، جس کے بعد سول سیکریٹریٹ کے امپلائیز یونین اور اس کے بعد امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور باقی انجمنوں نے اتنے زوردار احتجاج کیے کہ منسٹر سہم کے رہ گئے اور وقت وقت انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی دوبارہ کرنی پڑی۔ جمہوری طرز عمل اور جمہوریت کی خوبصورتی میں حکومتیں جب ہوا کرتی ہیں تو اس طرح کے معاملات کو لانے سے قبل اس کو بحث کے لیے عوام کی دہلیز تک چھوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ اس سے قبل بھی عوامی سرکار میں ایک فیصلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری ملازمین کے خلاف جو کہ مختلف ناموں سے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلاتے ہیں، کچھ لوگ ستار وگے، کچھ لوگ سبحان احمد اور کچھ لوگ اوتار کے نام سے چلاتے ہیں، اور رائٹ اپ جو مختلف رائٹرز ہمارے ہیں مختلف اخبارات میں وہ بھی مختلف ناموں سے تھے، تو وہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کہتے وہ محکمہ تعلیم اور یونیورسٹی میں بڑے عہدوں پر، لیکن جو ان کا ایڈیٹوریل ہوتا تھا، جو ان کا تحریر ہوتا تھا، وہ کسی اور کی اور گماز کرتا تھا۔ لیکن تازہ حکمنامہ لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور جو صرف اور صرف گلستان نیوز نیٹ ورک کے پاس اس وقت محفوظ ہے وہ آرڈر، اس میں صاف طور پر لکھا گیا کہ سرکاری ملازمین کو اپنی ملازمت اختیار کرتے وقت، جس طرح ایک ایم ایل اے کو فارم بھرتے وقت ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنے ہیں، بنگلے کتنے ہیں اور کمائی کر کے کتنا پیسہ ہے، اسی طرح سرکاری ملازم کو ڈے فرسٹ امپلائمنٹ جوائن کرنے سے لے کر دسمبر 2021 تک، یعنی اس سال کے ابھی اگست شروع ہوا چاہتا ہے اس کے بعد دسمبر تک اس کو یہ تمام ویریفیکیشن جو ہے مکمل کرنی ہوگی۔ نمبر 2، جموں کشمیر میں عموماً یا دنیا بھر میں صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ کسی اور کے نام رکھتا ہے، اپنی اہلیہ کے نام رکھتا ہے، بچوں کے نام رکھتا ہے تاکہ خود سرکاری ملازم کا نام نہ آئے۔ لیکن آرڈر میں اب یہ ماڈیفکیشن کی ہے کہ ان لاز کے ہاں کتنی پراپرٹی آئی، خود اس نے کتنی پراپرٹی کمائی، یہ پراپرٹی وائف کے نام ہے یا رشتہ داروں کے نام ہے، وہ کیوں ہے، اس میں کیا وجوہات ہیں۔ اور اس آرڈر میں نہ صرف جو اس وقت ان سروس ملازمین ہے، ہو سکتا ہے کہ غلام نبی آزاد کے وقت سے لے کر جو اس وقت قانون جموں کشمیر میں چل رہا ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے آزاد صاحب، تب سے لے کر یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملازمین کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن بڑی بات اس میں یہ ہوگی، اس پہ ملازمین پٹواری ہوں گے، گرداوار ہوں گے، زونل ایجوکیشن آفیسر ہوں گے یا ڈویژنل کمشنر لیول کے افسر ہوں گے، ایس ایس پی لیول کے افسر ہوں گے، کیا ہمارے جموں کشمیر سے آئی جی پی نہیں ہے، کیا ہمارے پاس ڈپٹی انسپیکٹر جنرل نہیں ہے، کیا ہمارے پاس جی اے ڈی کے سیکرٹری نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کمشنر سیکرٹری رینک لیول کے افسران کو بھی یہ ایفیڈیوٹ دائر کرنا ہوگا پراپرٹی کا یا عام ملازمین کا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بڑی گہری نظر ہے، انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک پہ جس ملازم نے ابھی تک ملک مخالف یا اینٹی نیشنل کچھ معاملات لکھے ہوں گے، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیاسی بیان بازیاں بعد میں آئیں گی، لیکن معاملہ
बड़ा हसास है। तजम्मुल, अगर हम इस कार्रवाई की बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे या मुल्क मुखालिफ सरकारी मुलाजमीन जो पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो मुख्तलिफ अंजुमनें जो है मुलाजमीन की अलग अलग नाम से, तो उनका रद्द-ए-अमल ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन जब ये हुक्मनामा अब लोगों तक पहुंच पाएगा और लोग जब देखेंगे, क्या आपको लग रहा है जो मुलाजमिन तंजीमें हैं, अंजुमनें हैं, उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? देखिए, रद्द अमल के लिए आपका यूनियन, आपका फेडरेशन, आपके अंजुमन जो हैं वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए थे। आपको याद होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिवाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के और कुछ तजारती अंजुमनों के कोई बड़ी अंजुमन नजर नहीं आई। हालांकि बयानबाज़ें अपनी जगह है, वो सिर्फ इतना कह सकते नजरसानी करें, इसमें कोई कबाहत नहीं रखी गई है, इसमें कोई रैंक नहीं रखा गया। इसमें कहा गया कि ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो बड़ा ही बड़ा क्यों हो, कुर्सी पर क्यों न बैठा हो। लेकिन एक मुलाजमीन के जो अंजुमन है उनके रिएक्शन आया चाहते हैं, लेकिन उससे कबल की ये बात बड़ी अहम होगी कि जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के क्या निकल कर ये जो ऑर्डर है, इसमें जो आपने दस्तावेज जमा करने हैं, वो किस लेवल के ऑफिसर तक होंगे। अगर एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए तो मामला जो है वो ट्रांसपेरेंसी तक होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप तिजारती अंजुमन की बात करते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बात करते हैं, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि 1-1.5 साल से उन्होंने 35 से 370 के बाद तो उन्होंने कोई बात तक नहीं रखी। सिवाय उन्हें डीएटीए मिला 28% का, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डीएटीए मिला, दरबार प्रमुख का भी डीएटीए मिला, हालांकि उन्हें बड़ी राहत हुई थी। लेकिन अब ये जो हुक्मनामे सादिर हो रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद सरकारी अंजुमन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर इस फैसले पर नजरसानी की अपील कर सकते हैं। चलिए तजम्मुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। ये बात हो रही थी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो इंतजामिया की जानिब से एक और हुक्मनामा जारी किया गया, अब इसके रिएक्शन मुलाजमीन अंजुमनों की जानिब से क्या कुछ होंगे वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल पर बात करते हैं, और मौसमी सूरत हाल क्या कुछ कहती है आसिफ आपको बताएंगे। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कुछ हिस्सों के अंदर शदीद गर्मी से लोगों को राहत पिछले 24 घंटों में ज़रूर मिली है, लेकिन बेशतर हिस्सों में जम्मू सूबे के अंदर खासकर कठुआ और सांबा अजला तक अलग अलग इलाकों में जहां पर दिन भर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अलग अलग इलाकों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नुकसान की भी इतलात जो मौसूल हो रही थी उनकी तस्दीक हुई है। कठुआ से लेकर जम्मू के जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर जो मकामी नाले हैं वहाँ पर पानी की सतह में अचानक इजाफा या ड्रेनेज का अबतर निज़ाम एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें तबाह हुई और कई इलाकों के अंदर जो तस्वीरें बता रही हैं कि घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ। और ये उस सड़क की तस्वीरें हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ आप जाएंगे, राजभवन की तरफ जाएंगे, एमएम कॉलेज की तरफ जाएंगे या सिटी के ऊपर वाले हिस्से का आप रुख करेंगे तो इस सड़क से पार होकर आपको जाना पड़ेगा। मगर बदकिस्मती से हालात ऐसे बने यहाँ पर कि पूरे दिन ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा और पैदल चलने वालों को शायद यहाँ पर नामुमकिन था। दूसरी बात आप देखेंगे तो कठुआ की भी तस्वीर ज़रा बताइएगा, जहाँ पर कल सुबह से ही हम लगातार नज़र बनाए हुए थे। हालांकि उसके बाद बारिशों का सिलसिला ज़रूर थम गया, लेकिन जिस तरीके से बारिशें जम्मू सूबे के अंदर हुई, मुख्तलिफ इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हुआ, पानी की सतह में अचानक इजाफा, जिससे कई इलाकों के अंदर न सिर्फ बिजली सप्लाई मुतासिर हुई, वाटर सप्लाई को नुकसान पहुंचा, जबकि घरों के अंदर भी पानी दाखिल हुआ। सरकारी दफातर तक जाने के लिए रास्ते नहीं थे, जिस पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया। इधर महकमा मौसमियात के तर्जुमान का जो बयान सामने आया है, जिसमें आज वादी के अंदर भी मौसम तब्दील होगा और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश एक बार फिर कश्मीर वादी के अंदर भी आज होगी। यानी कश्मीर सूबे में जहां पर कल दिन भर भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास श्रीनगर के अंदर रहा, गर्म तरीन दिनों में से एक माना जा रहा था, लेकिन शायद आज दिन भर राहत हो सकती है क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। चलिए, मौसमी सूरत हाल आप तक पहुँचा रहे थे, और मौसमी सूरत हाल के दौरान जहाँ जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशें हुई, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन कई मुकामात पर नुकसान की भी खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, कस्बा और शहरों की बात करेंगे तो नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से वहाँ पर सड़कें ज़ेर-आब, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से चलने फिरने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वादी के लोगों के लिए महकमे मौसमियात की ये बात कि यहाँ पर भी आज बारिशें हो सकती है और गर्मी से उन्हें भी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मामलात भी हैं, और दूसरे मामलात में अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया पहले से ही इस बात का
इरादा कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यानी कि खुद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और LG साहब बार बार इस बात की यकीन दहानी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की का जाल बिछाया जाएगा, जिस दौरान सड़कों की मरम्मत या सरकारी इमारत का तामीर करना इन में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों की जो लोग सरकार को इसमें ताउन फराहम कर रहे हैं तामीर तरक्की को यकीनी बनाने में, वो है कंट्रैक्टर, यानी वो ठेकेदार जो मुख्तलिफ महकमों के तहत काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ महकमों के तहत वो पैसा लगाकर तामीर तरक्की को यकीनी बनाते हैं। तो इन ठेकेदारों की जो बिलें हैं वो पिछले कई सालों से वागुजार नहीं की गई है और पिछले कई सालों से लगातार ये लोग एहजाज भी कर रहे हैं और कई सरकार को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तामीर तरक्की के दावे आप कर रहे हैं, उस तामीर तरक्की की बुनियादी जड़ जो है वो यही कंट्रैक्टर है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी जो बिलें हैं, किस तरीके के रकूमात हैं जो अभी तक ठेकेदारों को वागुजार नहीं किए गए। JKIDFC यानी जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ करोड़ों रुपए के ऐसे बिल हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं, करोड़ों की रकम है जो ठेकेदारों को अदा नहीं की जा सकी। ठेकेदार वजूहात बताने से कासिर हैं। ये सरकारी ज़राया बता रहा है कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें कम रही जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही चीज़ों में, लेकिन कर्ज की अदायगी ना होने से जहां पर महकमा खुद इस वक्त लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, तरक्याती कामों में रुकावट बन रहा है, तो दूसरी तरफ ठेकेदारों की मुश्किलात इसलिए बड़ी हैं क्योंकि लोन से जुड़े हुए जो मामलात हैं वो इस वक्त उनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं और हतमी शक्ल उनको देने में ताख़ीर हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक महकमे के साथ वाबस्तगी है, काम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अंजाम दिए गए, तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाया गया, लेकिन तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बावजूद भी तकरीबन 2 से 1.5 महीने बीत चुके हैं जब उनकी तरफ से तमाम लवाजमात पूरी की जा चुकी हैं, बिल्स उनकी तरफ से सबमिट कर दिए गए हैं, डिटेल्स महकमे को बता दी गई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि कॉरपोरेशन एक भी पैसा अभी तक वागुजार करने में नाकाम मुकम्मल तौर साबित हुई है, जिसका खमियाजा ये लोग न सिर्फ भुगत रहे हैं बल्कि 2 तरह की परेशानियां हैं। डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर करना है कौन सा मंसूबा, ये एक परेशानी अपनी जगह। दूसरी बात, जो कर्ज ठेकेदारों ने पहले ही ले रखा है या खुद जेब से खर्च किया है वो ना हो पाना एक और परेशानी। तीसरी बड़ी बात, लोन लेकर जो ठेकेदार, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ऐसे मामलात रहे जहां पर तरक्याती मंसूबे शायद आधे अधूरे काम होने के बाद लटके रहे कई बरसों तक, उन तमाम चीज़ों के बीच में ठेकेदारों ने जहां पर लोन भी लिया, काम शुरू किया, लेकिन अब चूंकि बिल JKIDFC को दे दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, मगर 2 से 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी जम्मू के अंदर भी ठेकेदार शिकायत करते नजर आए कि आज जितने भी मामलात मुतलका महकमे से थे उनको ताख़ीर, इसलिए उनमें ताख़ीर हो रही है क्योंकि एक भी पैसा अभी तक जो करोड़ों की रकम महकमे के पास है वो बिल फर्निश करने में, उनको ख़त्म करने में या वाजिबुल अदा जो रकमात हैं उनको वागुजार करने में महकमा या जो कॉर्पोरेशन है वो नाकाम रही है। चलिए, जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से बात हो रही थी और ठेकेदारान को जो पैसे सरकार के पास है वो नहीं मिल रहे हैं, उस हवाले से बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी बात करेंगे और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को यकीनी बनाने के साथ साथ सफ़र को आसान बनाने के हवाले से जो प्रोजेक्ट अमल में लाया गया, यानी कि कुशादगी, सड़क की कुशादगी के हवाले से जो काम जारी है, उस हवाले से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के सदारत में कल एक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें पूरी तौर से काम के हवाले से जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में ये जो मीटिंग है वो हुई है। कौमी शाहरा जो नेशनल हाईवे 44 जिसको आप कहते हैं, इसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और तशवीश का इजहार किया कि सड़क की चौड़ाई और बहाली के कामों की पेशरफ्त आज के वक्त में भी गैर इत्मीनान बख्श या गैर तसल्ली बख्श जो मुसाफिरों को उनके लिए तकलीफ का बायस बन रही है। कई इलाकों के अंदर ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि थोड़ी सी लैंडस्लाइड होती है तो 4 लेन का काम बंद हो जाता है और सड़क की चौड़ाई या बहाली के कामों पर तफसीली तबादला ख्याल करने के बाद उन्होंने हिदायत दी, जोर दिया अफसरान पर कि इन मामलात से फौरी तौर निपटा जाए। दूसरी बात, ट्रैफिक जाम जो कौमी शाहरा पर रहता है उससे निजात देने के लिए क्या किया सरकार ने या मुतलकीन की तरफ से शाहरा पर सफ़र आसान बनाने के लिए क्या कोई महकमे के पास हिकमत अमली है, इस पर कोई जवाब नहीं था, जिस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। तीसरी बात कि कौमी शाहरा के ऊपर नेशनल हाईवे 44 ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी गई है
कि वो जम्मू श्रीनगर के दरमियान कौमी शाहरा के ऊपर सफ़र को आसान बनाने के लिए मुनासिब इकदामात उठाए और जो चेकिंग पॉइंट्स है यहाँ पर ट्रैफिक का बेहतर इंतजाम करें, क्योंकि एक गाड़ी की चेकिंग होती है तो पीछे 100 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और दिन भर जाम लगने का, यानी एक दिन का सफ़र 2 या 3 दिन में जाकर पूरा होता है। और सबसे बड़ी परेशानी कौमी शाहरा पर, जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि वादी कश्मीर जाने वाली ज़रूरी सप्लाई को बार बार जो मुतासिर होना पड़ रहा है वो 4 लेन के काम की वजह से होना पड़ रहा है और इस रुकावट को फौरी तौर दूर किया जाए। चौथी बड़ी बात कि दरमांदा गाड़ियों को फौरी तौर पर निकालने के लिए क्या प्लान है, क्या हिकमत अमली महकमे के पास है, इस पर कोई जवाब नहीं था, इस पर भी नाराजगी का इजहार किया गया। चौथी बात कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर ड्रेनेज अगर खराब है तो उसका असर सड़क पर डायरेक्टली पड़ता है, जिससे ट्रैफिक रुकता है और ट्रैफिक रुकने से सप्लाई मुतासिर होती है, मरीज अस्पताल नहीं जा पाते। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट आप रामबन से देखते हैं किश्तवाड़ डोडा तक जाने वाली सड़कें कौमी शाहरा पर, उसकी वजह से भी दिक्कतें पेश आती हैं, इमरजेंसी खदमात मुतासिर होती हैं। सफ़र आसान करने के चक्कर में इस वक्त मुसाफिर हज़ारों की तादाद में कौमी शाहरा पर फंसे रहते हैं। तो 4 लेन के ऊपर इस तरह का छोटा काम किसी बड़ी रुकावट की तरह यहाँ पर ना बने जिससे मुसाफिरों को परेशानी आए, ज़रूरी सप्लाई मुतासिर हो, इस बात को यकीनी बनाने कि शाहरा का काम और बेहतर तरीके से और सफ़र को आसान बनाने की हिदायत और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खुसूसन जोर दिया गया है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से। चलिए इसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है लोगों की फ़ोन कॉल रिसीव करने का, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हवाले से एक खबर है वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट के हुक्मनामे जो 11 साल पहले हुआ था उस पर अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और SDRF के DGP को ज़ाती तौर कोर्ट में हाजिर रहने की बात कही है। कुछ लोगों की तरफ से शिकायत की गई थी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक जब मामला पहुंचा है तो इस सिलसिले में अब चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के और DG SDRF उनको अदालत के अंदर ज़ाती तौर पर हाजिर होने के लिए अदालत की तरफ से कहा गया। मामला क्या था, कई साल पहले से शिकायतें आ रही थी कि होम डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों की तकर्री होनी थी और कुछ लोगों की जिनका ऑलरेडी प्रमोशन का मामला था और बरसों तक इस महकमे में खिदमात अंजाम देने के बावजूद भी चूंकि अदालत कुछ लोग चले गए थे और अर्जी दायर की गई थी मफाद आमा में, तो वो PIL जिसमें जवाब मांगा गया था कि क्या वजह है कि बरसों से इस महकमे के अंदर लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रमोशन नहीं होती, और एक बाकायदा एक प्लान बनाया गया था कि कम से कम फौरी तौर पर अदालत ने जो पिछला हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक 50% लोगों को सबसे पहले कोशिश की जाए जिनकी सबसे ज़्यादा सर्विसेज रही हैं उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन ये फैसला भी जिस पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा महकमा होम जम्मू कश्मीर, जिसके बाद अदालत का रुख उन लोगों की तरफ से किया गया जो इस महकमे के अंदर काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग 20, 25 या 30 वर्षों से या रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गए हैं, लेकिन प्रमोशन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में था और अदालत पहुंचे। अदालत ने थोड़ी सी राहत जरूर शायद दी इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया गया है, उनसे डिटेल्स मांगी गई हैं और दूसरी तरफ DG SDRF से भी तफसीलात तलब की गई हैं कि आखिर क्या वजूहात रही कि C2 के तहत प्रमोशन के मामला जो थे वो भी नहीं हल हो पाए और महकमे के अंदर जिन चीज़ों को लेकर मफाद आमा में अर्जी दायर की गई थी अदालत के सामने उन चीज़ों पर भी अमल पैरा होने में महकमा नाकाम रहा है। चलिए ये हाईकोर्ट के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे अब लोगों की भी, और लोगों के मामला जिस तरीके से इस प्रोग्राम का एक हिस्सा इसीलिए रखा गया है ताकि लोग अपने मामलात अपने मुश्किलात जो है वो खुद उजागर करें और हमारे ज़रिए से हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उन मसाइल का बर वक्त अजाला किया जा सके। और आज तक इस प्रोग्राम के जो खासियत ये रही है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से उजागर किए गए और उसके बाद इंतज़ामिया ने उन मसाइल को हल करने के हवाले से इक़दामात भी उठाए हैं, चाहे सड़क की खस्ताहाली को लेकर हो, चाहे साफ़ पीने के पानी को लेकर हो, उसके साथ साथ दूसरे मामलात हो, यहाँ से उजागर होते हैं मामले और सरकार उन मामलात का हल निकालने में काम करती है। आज के प्रोग्राम के अब शुरुआत करते हैं लोगों के प्रोग्राम की, तो लेते हैं पहली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत बच्चे शिफ्टर पूरा पुलवान बेटा ज़ारत कराऊं तो किम ठोकर वन तो हजरत अस्करो अलमोट यहां फोन असमने शिफ्टर में डालस कम बात में थोड़ा वन्यो आज पामत तू आवाज कम यवन नाज आवाज आ ठीक है वन्यो
کرو عرض پٔتمہِ لٹہِ کہِ أسۍ چھِ درٛامٕتۍ ڈلس کُن گرٕکۍ 2 بسنہِ اَسہِ چھِ پولن ہٕنٛز ضروٗرت اَسہِ چھِ واو چھِ کران اَسہِ چھِ تار پٮ۪وان یِمو پولو پٮ۪ٹھ ؤتھۍ مہربٲنی کٔرِتھ کریو اَسہِ تَمہِ ساتہٕ تۄہہِ گُزٲرِش یِمن کامن ؤنۍتو یہِ حظ چھِ شِفٹ پرے پورہ پُلوامہ پٮ۪ٹھ 10 کِلومیٖٹر دوٗر شِفٹ پرے پورہ اہن حظ آ جناب اَسہِ چھِ پول 2 ضروٗرت تار چھِ ضروٗرت اَسہِ ووت پٔتِم 10 ؤری ییٚتہِ پسنٛد ییٚلہِ زن تمام گامن منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پول آیہِ ترٛاونہٕ تار آیہِ ترٛاونہٕ مگر اَسہِ تہِ چھُنہٕ آیِل سۭتی گژھان چلو اَسہِ چھُ وۄمید زِ محکمہ بجلی ہٕنٛدۍ یِم مُتعلقہ افسر آسن تِم آسن یہِ کتھ بوزان تُہنٛز یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ شِٹھ پورہ پُلوامیُک علاقہٕ چھُ کہِ کینٛژن پولن ہٕنٛز ضروٗرت چھِ اَتہِ بجلی پولن ہٕنٛز تاکہ لوٗکن یا معقول بجلی فراہم کرنا لیکن ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد الطاف سر کران مےٚ کرے راتھ تہِ کال حظ مگر پوٗرٕ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ حظ کتھ مسٲیل چھِ زٕ حظ وۄنۍ مےٚ راتھ یِم سڑکہِ ہُنٛد حظ حٲجن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان سڑک باے وے آف سادوٗ نارا چھِ گژھان روڈ اکھ حظ یہِ چھِ بناوان ورلڈ بینکُک یِمو دیُن اِرا کمپنی یِمو حظ کوٚر 1.5 کِلومیٖٹر کوٚر مےٚ میگنیزیشن پتہٕ کٔرٕکھ کٲم کرے مےٚ گُزٲرِش کہِ یُس اتھ یہِ چھُ دیُن حظ نالہٕ مۄکھٕ چھُ اتھ ترٛاوُن پتہٕ چھِ انٕنۍ تِمن ایتھارٹی پٔرمِشن سُہ چھُ انُن یِمن بارہمولہ ADC یس یہِ چھِ فایل حظ یِمن بِچارن کوٚر تٔمۍ دستخط رٮ۪تس 2 رٮ۪تن لٹکٲیِن حظ وۄنۍ چھُکھ نہٕ تراوان نمبر دِتھ حظ ٲخر گورنر صٲبس واتنٲیتو یہِ کتھ مہربٲنی کٔرِتھ اگر تٔمِس دپان چھُ گرِ مےٚ یہِ چھُ مےٚ گرِ تٔمِس چھُ دفتر کاغذ یہِ چھُ گرٕ تٔمِس نیُن تٔمِس ADC یس یہِ چھِ عوامٕچ کٲم حظ عوام حظ چھِ پریشان لُکس وۄنۍ چھُ شہرات ڈسٹرک روڈ اَسہِ رلان حٲجن سوزنور بانیٖر ہاکپور سٲلِم علاقس یپٲرۍ تٔتی ڈسٹرکس سۭتۍ رلان اکہِ سٲنِس یہِ روڈس یہِ حظ گوٚو سانہِ خٲطرٕ بدال حظ گورنر صٲبس چھُس بہٕ موتبانہ گُزٲرِش کران تُہنٛدِ چنلہِ ہٕنٛز وساتھ الطاف صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ اَسہِ چھُ وۄمید زِ گورنر انتظامیہ یۄس چھِ LG صٲبٕنۍ انتظامیہ تِم آسن تِم افسر یہِ کتھ بوزان تہٕ اگر اَتہِ معاملات چھِ کینٛہہ لُکن سۭتۍ تہٕ یہِ معاملات حل کرنہٕ باپتھ یِن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ. پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہے. ہلو گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ سر میں کھڑی کترا جموں سے بول رہا ہوں سر 2 سال ہو گئے سر ایک کھڑی کترا کے ساتھ ہی شیوالیہ مندر کے پاس سے کسی نے ہم سے پیسے لیے 3-4 بندوں سے نوکری لگوانے کے لیے سر میں نے STPO کچی سٹی چوک میں بھی یہ اپلیکیشن دی انہوں نے بھی ان کو بلایا ان کو کچھ کیا نہیں سر پلیز سر آپ کو کچھ کریں سر کسی نے مطلب کسی کا نام ہوگا نا پون شرما سر جس نے یہ پیسے لیے اتنا وہ کر رہا سر اس کے لیے آپ کے پاس اچھا راستہ ہے آپ کنسرن پولیس اسٹیشن جو آپ کا ہے وہاں پر آپ اپلیکیشن دے دیجئے وہ لوگ خود اس کا ازالہ کریں گے. نہیں سر میں نے STPO سٹی چوک میں دیا انہوں نے بلایا اور بولا ایک دے دے گا میں سر 2 سال ہو گئے کہ لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے سر آپ کیا کر رہے ہو بولتے یہ دے دے گا پیسے وہ بس انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور میرے کو بولے آپ بھی جاؤ جی پلیز سر کچھ کریں سر. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی پرچی ورچی کچھ دی تھی اس شخص نے؟ ہاں سر یہ اس میں نے ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے وہ بھی میں ریکارڈنگ ان کو سنائی تھی پورے ثبوت اپنے ہاتھ سے پیسے دیے میرے پڑوسی نے بھی دیے ہیں سر. چلیے بہت شکریہ ہم ضرور کوشش کریں گے چھان بین کرنے کی کہ معاملہ کیا ہے اور شاید تہ تک ہم بھی جا پائیں. بہت شکریہ کال کے لیے. ایک اور کالر نام بتائیں اپنا. ہلو نام بتائیں کہاں سے؟ انل شرما بول رہا ہوں جی. ہاں سر ہم نے نا رورل ڈیولپمنٹ سے سر جموں سے بول رہا ہوں میں تو سر ہم نے رورل ڈیولپمنٹ کو نا بہت سارا سامان دیا ہوا ہے سریا اور کریٹ دیے ہوئے ہیں جو پچھلے 4-5 سال سے نا ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو کس ڈپارٹمنٹ کا؟ ہاں جی کس ڈپارٹمنٹ کی کیا بتا رہے ہیں پیمنٹ نہیں ہو رہی؟ رورل ڈیولپمنٹ ویڈیو بلاکس کو. اچھا تو ابھی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے سر بالکل. تو آپ کنسرن جو ہے وہاں پہ ذمہ داران ان سے ملے تھے؟ سر بہت بار فون کرتا ہوں وجہ کیا بتائی پیمنٹ نہ دینے کی؟ وہ یہی بولتے ہیں کہ سر یہ جو ہے پیسہ جو ابھی 19-20 کا آیا ہوا ہے یا 20-21 کا آیا ہوا ہے تو ہم نے تو 4-5 سال سے بھی ان کو سامان دیا ہوا ہے تو وہ بالکل نہیں ہو رہی. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ اس مسئلے کو متعلقہ افسران سن رہے ہوں گے اور اس کا ازالہ بھی وہ کریں گے. لیکن پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہلو ہاں جی میں جموں سے بول رہا ہوں سر. جی بتائیں. میں ویسے یاریخا کا رہنے والا ہوں ڈیجی پورہ دمال انجی پورہ کا. شبیر خان کلگام. ہاں کلگام سے اوپر. جی سر میں JK بینک میں دمال انجی پورہ ڈیجی پورہ گیا تھا بچوں کو اکاؤنٹ کھولنے تھے اس نے منع کر دیا کہ آدھار کارڈ بھی ہے سب کچھ ہے
तो मना मेरे पास क्यों टाइम किया? नहीं होता। मना क्यों किया? हाँ जी। पता नहीं क्यों किया मना, आप बोलते हैं इसमें कुछ फॉर्मेलिटी काम है। मैं फॉर्मेलिटी, आप बताओ क्या काम है तो मैं लाता हूँ। मेरी 3 बच्चियां सर, नहीं सर, कल खाने के रीजन लिए, तो बताया कल खाने के लिए, ईद वाले दिन खाने के लिए 500 रुपया नहीं था, मैं अपनी बच्चियों को दूं। नहीं, रीजन तो बताया होगा ना उसने कि क्यों वो मना कर रहे हैं। और बोलते हैं इसमें आधार कार्ड नहीं। मैं सर ये नीचे लगे हैं आधार कार्ड, आप देखो तो सही। एक मेरा लेवल कार्ड बनाया, 2 ये भाई कभी पैसा आया नहीं उसमें। तो आपने वहां पर पुलिस के पास जाना था, उनसे ये मामला उठाना था, वो खुद करवाते वहां पे। सर पुलिस के पास एक ही सारा, आपको 10 दिन हो गए कॉल करते हुए। बिल्कुल, पुलिस के पास गरीब बंदा कहाँ पहुंच सकता है सर? हम तो गरीब हैं, हम तो गुज्जर हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे। ये कहाँ? दमाल हाजीपुरा? हाँ डेजीपुरा। ये जेके बैंक के ब्रांच है वहाँ पे? ना जेके बैंक की नहीं, इसकी जेके बैंक की। जेके बैंक की है? हाँ जी। चलिए हम कोशिश। लेबर कार्ड बनाया सर मैंने। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बात अनंतनाग पे जी जनाब ये प्रॉब्लम जन ये असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अनंतनाग बिल्कुल जनाब असा एग्जाम जन ड्यूटी एग्जाम ड्यूटी दिसम 2019 2020 2021 सारे अति पेंडिंग पेमेंट करान कह बहरहाल गए निश पानवे क्या मानोपरी पानवे एग्जाम ड्यूटी यह एग्जाम ड्यूटी 10th 12th 11th सारे एग्जाम ड्यूटी प्रिंसिपल दिसम या यमो टीचरों लेक्चररों दिसम यह वरी 2019 ति 20 तम 2 वरी हरगिज मानान मे पता मतलब गसान और यह पता क्या दिवान बाकिन जायन दिन वो पेमेंट मतलब एथोराइज्ड युथ पेवान श्रीनगर वसन वो एथोराइज्ड प्रेत कह असिस्टेंट सेक्रेटरी मगर दिवान कहें। चलो तुहद शुक्रिया कॉल करने बापत। अस उम्मीद तुह तुलव यह मसल तो यह मसल अंजराने बापत यीन कदम तुलने। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत हरवन पे मोहम्मद यासीन भट्ट मे नाव वन तो लोगमुत तम सात नेशनल हुकूमत तम सात लाजो हरवन निश हस्पतालस कम। अच्छा तो तन पे वनुक ताम न आव न यह कर तिथे पे पड़ा बिल्डिंग बन सह तिथे पे पड़ा हरवन गार्डस ब्रोह कन बे हरवन डाल तथ आब आसान जमींदार आब बरान रोजान 6-7 रेतन आब तुम वो तथ क्या कर सह वरान कर। चलो तुहद सठा शुक्रिया तुह करव कॉल। तो अगर कसीर रकम इंतजामिया तरफा अत इमारत तमीर करने हवाले खर्च करना आव तो सह इस्तेमाल मज अन्न बापत तजन इंतजामिया कदम तुलने। चलो शुक्रिया तुहद तुह करव कॉल क्या उम्मीद इंतजामिया तम यह मामल वोतमुत तम तुलन अमे हवाले कदम तो। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, दोबारा कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। जी गुलाम कादिर। कहाँ से? आरएस से बताएं। मेलडम किलोमीटर त्रावन वो त्रो तुम मेलडम 2 किलोमीटर। अच्छा यह आव न कर आर्किटेक्ट बिल्कुल वनो वनो तुम बे आब प्रोजेक्ट बनो आब क्रिएशन कहें दोपुक प्रोजेक्ट बनोमुत मगर तथ वो दोपुक अप्रूवल बिल्कुल। मेहरबानी कर। चलो तुहद सठा शुक्रिया तुह करव कॉल। तो अस उम्मीद मुतलिक अफसरन तान यह कत वचम कि अत आरत इलाकस मज योदवे मैगडमाइजेशन हवाल सड़कें शहरपर हवाल लूकन यकीन दिन आव तो यम वाद करना आए तम वाद गन से पूरे करने इन। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं नज़ीर अहमद मीर बोल रहा हूँ आलूचा बाग से। जी
आलूचा बाग श्रीनगर से। जी 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 सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि श्रीनगर में कोई डेवलपमेंटल काम हो भी रहा है कि नहीं। स्पेशली आप रोडों की हालत देखिए कितनी बदतर हो गई है। डिस्पाइट रिपीटेडली ग्रीवेंस सेल पे, एलजीज ग्रीवेंस सेल पे मेयर साहब को ट्वीट करके बार बार ये रिक्वेस्ट की गई कि इस चीज के बारे में थोड़ा सा ख्याल कीजिए, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। नजीर साहब स्पेशली आप पूरे श्रीनगर की बात कर रही है या किसी इलाके की आप बात कर रही हैं? मैं इन जनरल पूरे श्रीनगर की बात कर रहा हूँ और पर्टिकुलरली आलूचा बाग के इंटरनल रोड्स की हालत देखिए आप क्या है। बिल्कुल जनाब अगर किसी बंदे को हॉस्पिटल जाना हो तो मुझे लगता है कि पेशेंट रास्ते में ही अल्लाह ना करे दम तोड़ देगा, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही है। बार बार R&B डिपार्टमेंट से, बार बार SMC से, R&B वालों के पास जाते हुए बोलते हैं ये पर्टेन करता है SMC वालों को, SMC वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं R&B। ये समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ हैं, हमको क्या पाकिस्तान जाना है रोड अपने ठीक कराने के लिए। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और श्रीनगर के बारे में आप बता रहे थे और आलूची बाग के हवाले से बता रहे थे। यहाँ पर श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो पूरी सरकार यहीं पर रहती है और यहीं से और ये वादी या पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से तामीर तरक्की का खाका जो है वो खींचा जाता है। तो अगर आलूची बाग इलाके में ऐसे मामला हैं तो इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर भी लोगों के मुश्किलात जो है उनका अजाला किया जा सके। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सभा पोरपेट अब्दुल रज़ाक जनाब वन तो नमद बागस में बसान न्यू कॉलोनी बिल्कुल 2017 पे वोत PHE डिवीजन संबल बिल्कुल दरखास्त दिवान आब प्रॉब्लम आब कहीं यह सफा पूरा शायद गांधरबल गांधरबल सत मगर सब डिवीजन थोक वन संबल यमो आब बिजली महकम तो आब वन संबलस सत बारामूला अच्छा 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 सोपोर डिवीजन सब डिवीजन सोपोर मगर संबल डिवीजन मतलब दी वन 8-10 दरखास्त बिल्कुल। चलो तुहद सठा शुक्रिया तुम करव कॉल ये प्रोग्रामस मज तो ये वोनव कि जनाबच व्यसै तो उम्मीद मुतलिक महकम के अफसरन तान यह कत वाचम तम तुलन अमे हवाल कदम। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब करो वारिया लटे फोन अत रलो न कहीं मगर मेहरबानी कर जनाब कत पे राजपुरा पुलवामा सर वन तो राजपुरा पुलवामा पे सर यमो कोर पत्म वरी तमो सड़क काम सर यम वरी तक काम मगर न त्रावान नेबर कन अत मैगडम कम यमो थो पेंडिंग कर इथे कन सोरे न फंड न वारियान हुकामन त गए पेपर्स ते कजो मगर कहीं टस से मस नहीं हो रहा है। प्लीज सर हमारे गाड़ियों को सत्यानाश हो गया, कोई गाड़ हकान पकित तमिक खड़ो निश। अगर तुम ये एडिटर सूझो सर प्लीज सर रिक्वेस्ट करान सर तुम सूझो नफर कर रील तथ पुलवामा टू शादी मार्ग कस हाल गोमुत मगर वनो कमिस सर। चलो तुह सठा शुक्रिया तुम करो कॉल प्रोग्रामस मज तो राजपुर इलाक यह सह इलाक येतुक सबक वजीर खजाना तो रोद तो बे अहम मेंबर असम्बली तक रूदमित तो अगर अत सड़क हज प्रॉब्लम लुकन तो इंतजामिया पज यह प्रॉब्लम दूर करें ताकि लूकन हंद मुश्किलात जन तिमन सपदे तिम अंजरा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कनीपोरा से बताएं। जनाब वन करान औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के बात चला वन खबर बिल्कुल बिल्कुल मगर ठीक चीज़ है, औरतों की तहफ़्फ़ुज़ एक अच्छा चीज़ है मगर एक शरीफ घरानों को भी मुश्किलात होते हैं कभी इन औरतों से, क्योंकि एक साइड में गलती नहीं होती कभी दो साइड में गलती होती है। लिहाजा इसके लिए अगर एक तंजीम खड़ा की जाए जो ताकि दोनों की बात सुने और आपस में सलाह मशवरा हो जाए ताकि पुलिस की जरूरत ना पड़े और उसी तंजीम के थ्रू इनका मसला हल हो जाए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। लतीफ अहमद मीर नाम है जी, कहाँ से? नुसा कपारा। बताएं। आब प्रॉब्लम तौर ब्लॉक नीर
تو دتک اور بند کیر یت گرس مز کیور تمن دتک زٕ دور کن بسان کیور کہین آب پرابلم 4 کلومیٹر پیوان آب گیو نا متعلق محکمس نش گئی بلاکس بلاکس نت نثار کپوارہ روڈس پہ گئی تور تہ دتک نا کہین وونس کیر آمت یور کتان نامہ کرچار کتان کرمت ات سرچ پروس تو پہ گوس بہ جی صٲبس مے کرو سا سرچ اَسہِ تہِ دِیِو سا کیور دتک نا جناب کہین تتہ دپان فی کن گرس زٕ ترٛےٚ تہِ اس کن دھیان دِوان چلو تہد سٹھا شکریہ تو اہس ومید یہ متعلق محکم کن افسرن تام ووتمت تو تہ اگر امچ ضرورت چھو تو تمن پزِ تۄہہِ تہِ اکھ فراہم کرُن تاکہ تۄہہِ یِم مشکلات چھو تم ہیکن انزرٲیِتھ یِتھ. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو جی کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور فاروق احمد وانی سنگراما لالڑ سے. جی فاروق صاحب. جی یہاں پر ایک نیا محلہ بنا ہے جس میں ابھی ہم بسنے گئے ہیں. جی یہ 5 گھروں پر مشتمل ہے. تو اصل جو روڈ آخر آب کھسان بچے روڈ تھوڑا بہت برے برے کے آپ کے اچھا ڈرینیج مسئلہ کن سڑک چن ٹھیک ہے آتن ڈرینیج کی کہیں نہ نوے معاملہ ڈیولپ گژھان. چلو تہد سٹھا شکریہ تہ کرو پروگرامس مز کال تو پن مسئلہ کورو اجاگر تو اہس ومید یہ مسئلہ انزراؤن باپت کرن انتظامیہ سنجیدہ قدم ین تلنا. فی الحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی. جس طریقے سے ہم نے بات کی مختلف موضوعات پہ اور خاص کر جو یہ لوگوں کا حصہ جو رہتا ہے پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں لوگ اپنے مسائل اجاگر کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان مسائل کا ازالہ بھی ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان ساحل امین اور آصف رشید کو آج کا پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی دیجیے اجازت. کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. جب تک کے لیے اللہ حافظ.